हेलो एवरीबॉडी, आज हम शुरू करते हैं पैथोलॉजी 2 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ क्लिनिकल पैथोलॉजी। सो सिलेबस को एनालाइज करें इसमें पहले। तो देखो, इस चैप्टर में हमको क्या करना है, जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं या फिर जो भी डिस्चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे हम कैविटी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सीमन, यूरिन, फीसेस। तो इन सब का जनरली हमको क्या करना है, इनका मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे, इनके बारे में हम बेसिकली जानेंगे कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। तो हम बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड एबनॉर्मल और नॉर्मल देखेंगे, सीमेन के बारे में जानेंगे, फिर यूरिन और फीसेस। एंड हियर आई मेक अ लेआउट जिसमें हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली इस चैप्टर में हमारी 4 चीज़ें हैं, बॉडी फ्लूइड कैविटी और सीमन, यूरिन और फीसेस। और उनके अंदर भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी सब ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो बॉडी कैविटी फ्लूइड में हम 6 फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़ा लेंदी होगा। उसमें से सिर्फ CSF ही थोड़ा बहुत लेंदी है, बाकी सब शॉर्ट है। तो CSF, स्पूटम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड, पेरिटोनियल और वुंड डिस्चार्ज। और उनके बारे में जो भी हम अंदर पढ़ने वाले हैं वो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। सेम विद सीमन, यूरिन एंड फीसेस। अब जनरली देखें तो हमको अगर कोई भी जो भी हम टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पूटम लिया, तो जो हम सब में क्या करेंगे, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे कि उसको हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसको ग्रॉस एग्जामिनेशन देखेंगे, यानी कि हमको जब भी हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो विद नेक आइज़ हम क्या क्या उसमें प्राइमरी देखेंगे। फिर हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे टेस्ट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू। ये सब माइक्रोबायोलॉजिकल है, जो भी हम लैब्स में, सेल में, ये सब देखेंगे। सो इन शॉर्ट क्या है, जो भी हमारी चीज़ें हैं जैसे कि फ्लूइड, सीमेन, यूरिन और फीसेस, तो हमको इसका मेथड ऑफ कलेक्शन देखना है, इसके एबनॉर्मल और नॉर्मल चीज़ें देखनी है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बॉडी कैविटी फ्लूइड, जिसमें हमको 6 फ्लूइड पढ़ने हैं। पहला है CSF, स्पूटम, फिर पेरिकार्डियल, गैस्ट्रिक फ्लूइड, पेरिटोनियल और फिर वुंड डिस्चार्ज। सबसे पहला है CSF। तो CSF का मतलब है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लो, जो ये कि इस ब्रेन के इस रीजन को हम कोरॉइड प्लेक्सिस बोलते हैं, जहाँ से हमारा CSF बनता है। फिर इस रीजन को वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, और इसको थर्ड वेंट्रिकल, इसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर जनरली क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सिस से हमारा CSF बनता है और फिर वेंट्रिकल्स के थ्रू, यानी कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है। सो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है, जिसको हम CSF बोलते हैं। ये हमारा कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है। जब भी हमारा उसमें प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो हमारा CSF बनता है। फिर वो डाउनवर्ड करता है, जो भी हमने वेंट्रिकल्स देखे थे उनके थ्रू वो नीचे आता है और ब्रेन का जो सब एरिकनॉइड स्पेस है, इनकी बोन और ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पे जाता है। अडल्ट में ये हमको 2 to 27 ml/h देखने को मिलता है और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन को डिलीवर करता है और जितने भी वेस्ट है उनको हटाता है। CSF का एनालिसिस एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में या किसी ऑर्गन में कोई डिसीज़ तो नहीं है। इसके लिए हम CSF को चेक करते हैं। तो जो हमारा इनिशियल फंडामेंटल सीरीज़ ऑफ टेस्ट है, यानी कि जब भी हम उसको CSF को कलेक्ट करते हैं तो जनरली हम क्या देखते हैं कि पहला CSF, हमारा कलर हम देखते हैं CSF का, वो कितना क्लियर है, कितना उसमें प्रेशर आ रहा है। प्रोटीन को देखते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं बाय सीइंग इट्स कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी, टर्बिडिटी कैसी है वो हम देखते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट कितने हैं, मतलब उसमें क्लाउडीनेस उसका कितना है वो हम देखते हैं। फिर बाद में उसका CSF, ग्राम स्टेन, रेगुलर कल्चर, ये सब कराया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया, ये सब देखने के लिए। तो सबसे पहला पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे मेथड ऑफ कलेक्शन। तो कैसे कर रहे हैं कलेक्ट, सबसे पहले हम पेशेंट को साइड की तरफ लेटा देंगे हंच बैक करके। फिर उसके बैक को क्लीन करेंगे
एडमिनिस्टर करेंगे एनेस्थीसिया को और निडल को इंसर्ट करेंगे। एक प्रेशर हम ओकेजनली अप्लाई करेंगे जिससे निडल अंदर जाए, और अराउंड 1 to 2 ml हम CSF को कलेक्ट करेंगे और उसको 4 वाइल में डालेंगे। फिर उस रीजन को दोबारा क्लीन करके बैंडेज कर देंगे और पेशेंट को थोड़ी देर बोलेंगे कि आप उसी पोजीशन में रहो। अब हमारे पास ये तो हमारा नॉर्मल लंबार पंचर था। उसके अलावा हमारे पास 2 और मेथड आते हैं, जो है सिस्टर्नल पंचर और वेंट्रिकुलर पंचर। सिस्टर्नल में क्या करते हैं, सिस्टर्नल पंचर में क्या करते हैं, जो ऑसिपिटल बोन है उसके नीचे निडल को इंसर्ट करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के बहुत क्लोज होता है, और इसको करते टाइम हमेशा फ्लोरोस्कोपी की जाती है ये देखने के लिए कि कहीं ब्रेन स्टेम तो डैमेज नहीं कर रहे। फिर है हमारे पास वेंट्रिकुलर पंचर। ये टेक्निक उनमें की जाती है जिन पेशेंट की हर्निएटेड डिस्क है। सो इन ऑपरेटिंग रूम में ये परफॉर्म किया जाता है और निडल को इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। स्कल में होल्ड करके डायरेक्ट वेंट्रिकल में निडल डालते हैं। अब देखते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी कि जो भी हम ड्यूरिंग कलेक्शन देखते हैं अपनी आइज़ के थ्रू। सो जनरली हमारा जो CSF है वो क्लॉट नहीं होता, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, एकदम पानी की तरह। लेकिन अगर वहीं उसमें ज़ेंथोक्रोमिक यानी कि येलो कलरेशन ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसकी वजह से हमको येलो कलर देखने को मिले, अगर टर्बिडिटी देखने को मिले, ब्लड मिले, या उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हमारा एक एबनॉर्मल CSF का साइन है। अगर हमको CSF में WBC ज़्यादा देखने को मिले, अगर वो हमको जैसे कि 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तब हमको टर्बिडिटी दिखती है। या फिर RBC 400 से ज़्यादा देखने को मिले तो भी हमको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया हो, फंगी हो, या फिर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब भी हमको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। फिर ब्लड मिक्स्ड CSF, ट्रोमेटिक टैप, यानी कि जो हमारा वीनस प्लेक्सस है स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ पे बहुत सारी स्मॉल वेन्स या कैपिलरीज कलेक्टेड होती है, अगर वहाँ पे गलती से ब्रेक हो जाता है तो हमको ब्लड देखने को मिलेगा। या फिर सब एरिक्नॉइड हैमरेज है ब्रेन में, तो भी हमको ब्लड देखने को मिलेगा CSF में। ज़ेंथोक्रोमिया यानी कि जो CSF का येलो डिस्कलरेशन, उसकी वजह से हमको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर एबनॉर्मल कलर ऑफ CSF पिंक ड्यू टू RBC या फिर ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्राउनिश कलर ड्यू टू मेटास्टैटिक मेलेनोमा, यानी कि जो मेलेनिन में कैंसर होता है उसकी वजह से हमको ये ब्राउनिश कलर देखने को मिलेगा। ऑरेंज कलर ड्यू टू हाई कैरोटीन कंटेंट, यानी कि ऐसी डाइट जो हम अगर लेते हैं जिनमें कैरोटीन लेवल ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमको CSF का कलर ऑरेंज देखने को मिलेगा। क्लॉट फॉर्मेशन की बात करें तो अगर प्रोटीन का कंसंट्रेशन 150 mg/dl से ज़्यादा है, तो जो CSF हो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा विद इन 10 मिनट ऑफ कलेक्शन। और ये जो क्लॉटिंग है वो हमको स्पाइनल ब्लॉक या फिर प्रोलेंट मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, इन सब कंडीशन में भी क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। फिर है थिक विस्कस CSF। सो कुछ कंडीशन है हमारे पास, जैसे कि सीवियर मेनिंजाइटिस, लीकेज ऑफ न्यूक्लियस प्यूप्लोसस फ्लूइड इनटू CSF, या फिर मेनिंजियल मेटास्टेटिक म्यूसेनियस एडेनोकार्सिनोमा। सो इन सब कंडीशन की वजह से हमको CSF की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक मिलेगी। अब हम CSF के प्रेशर की बात करें तो अगर कोई पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूमर्स है, इन्फेक्शन है, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है, तो जब हम उसका CSF ले रहे होंगे तो उसमें उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। वहीं अगर पेशेंट स्ट्रेस्ड है, डिहाइड्रेटेड है, अगर उसमें CSF का लीकेज है, तो जो प्रेशर है वो कम आएगा। अब हम देखते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। सो इसमें हम देखेंगे जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है CSF में, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा CSF ग्लूकोज। जनरली हमको इसमें 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। और जब हमारे जो सेल्स हैं
अच्छे से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं तो उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसका सिग्नल हो सकता है कि देयर माइट बी बैक्टीरिया या WBC, कोई ट्यूमर एक्सपेल्ड सेल्स है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा। अब CSF प्रोटीन जो अब हम देखेंगे तो इसमें जो प्रोटीन का लेवल है वो कुछ कंडीशन में राइज हो जाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेसिस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बार सिंड्रोम और साइफिल्स। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में हमारा प्रोटीन का जो लेवल है CSF में वो बढ़ जाता है। अगला है हमारे पास सेल काउंट, डिफरेंशियल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF। तो नॉर्मल CSF हमारा क्लीन होता है, उसमें बहुत ही कम सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको मैनुअली काउंट किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं CSF टोटल सेल काउंट की। तो RBC जो काउंट है, हमको कोई RBC नहीं देखने को मिलता। RBC हमको कब देखने को मिलता है, अगर कोई ब्लीडिंग कहीं हो रही हो तो। WBC की बात करें तो नॉर्मली फाउंड हो जाते हैं, और अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो तो WBC का काउंट बहुत बढ़ जाता है। CSF WBC डिफरेंशियल, तो डिफरेंट जो टाइप्स है WBC के वो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स का काउंट बहुत बढ़ जाता है, वहीं वायरल और फंगल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन में ईसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, और CNS विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनमें लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। और अगर CNS में ल्यूकेमिया है तो उसमें भी हमको एबनॉर्मल WBC काउंट देखने को मिलता है। एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर आर प्रेजेंट, तो हमको एबनॉर्मल सेल भी देखने को मिलेंगे अगर कोई ट्यूमर होगा तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट्स की। तो सबसे पहला है हमारा, देखो ये कब किए जा रहे हैं, अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड है, अगर मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस अगर सस्पेक्टेड है, सो उस कंडीशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा CSF ग्राम स्टेन। तो चेक करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगल है, तो सबसे पहले हम CSF को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर उसको इंस्पेक्ट करते हैं। फिर CSF कल्चर, बैक्टीरिया और फंगस को कल्चर किया जाता है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ CSF, तो डिफरेंट डिसीज़ से हमको काफ़ी सारे न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे CSF में पहुंच जाते हैं, तो उसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। और ये उन कंडीशन में ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेगुलरली कल्चर नहीं कर रहा है, रेगुलर डेवलप नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हमारी बेस्ट टेक्निक है। देन टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबायोटिक्स। सो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो भी हमारा जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, जो भी हमारी इम्यून सिस्टम से बनी है, उनको टेस्ट किया जाता है। फिर हमारे पास है टेस्टिंग ऑफ CSF टू डिटेक्ट प्रोटीन एंड एंटीजन। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ है बाय बैक्टीरिया, सो उन बैक्टीरिया के प्रोटीन को टेस्ट किया जाता है। अब हमारे पास कुछ अनकॉमन टेस्ट हैं लेकिन वो भी यूज़ होते हैं। तो पहला है हमारे पास CSF AFP टेस्टिंग। ये माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको अगर सस्पेक्टेड है तभी टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पैरासाइट देखना है तो CSF में, तो तब ये पैरासाइट टेस्टिंग की जाती है। और अगर कोई CSF साइफिल्स टेस्ट है, अगर सस्पेक्ट है कि ये बैक्टीरिया हो सकता है, तब ये टेस्ट किया जाता है। अब हमारे पास आता है स्पूटम, जिसमें हम मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। तो सलाइवा और म्यूकस के मिक्सचर को स्पूटम बोलते हैं। तो इसका टेस्ट क्यों किया जाता है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब तो नहीं है। सो उसको चेक करने के लिए एनालिसिस ऑफ स्पूटम किया जाता है। या फिर किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के
अर्ली डायग्नोस के लिए भी इसको किया जाता है, या फिर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उसके अर्ली डिटेक्शन को ही फाइंड करने के लिए हम इस चीज़ को करेंगे। अब मेथड ऑफ कलेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सपेक्चुरेटेड वाया माउथ, या फिर हम ट्रैकियल सक्शनिंग करेंगे। ये दो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो है एक्सपेक्चुरेट करना खुद ही, वरना ट्रैकियल सक्शनिंग करना। इस सैंपल को हम लगातार 3 दिन तक कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी सैंपल में जो बैक्टीरिया है वो ना आए। अब प्रॉपर प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहला है पेशेंट को बैठाना। अगर नहीं बैठ पा रहा है तो उसको हाई फाउलर पोजीशन देंगे और बोलेंगे कि अपने माउथ को वाटर से रिंस कर लो, क्योंकि अगर कोई फूड पार्टिकल होगा तो वो हट जाएगा। ब्रश नहीं करना है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया है जो मर जाएंगे। एक डीप ब्रीथ लेनी है और एक डीप कफ करना है, जिससे जो भी सैंपल आएगा उसको कंटेनर में डालना है। अराउंड 50 ml सैंपल कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है एक्सपेक्चुरेट करने में, तो हम पेशेंट को नेबुलाइज़र देंगे, जिसकी वजह से जो स्पूटम है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। फिर आफ्टर कलेक्टिंग उसको कैप कर दो कंटेनर को और भेज दो लैब में। अब मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, यानी कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टेक्सचर और अपीयरेंस। जनरली जो नॉर्मल स्पूटम होता है वो वाटर बेस्ड होता है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है। और अगर उसमें पैथोजन है तो वो थोड़ा म्यूकॉइड टेक्सचर का हमको देखने को मिल सकता है, यानी कि उसमें थोड़ी क्लाउडीनेस ये सब हमको देखने को मिलेगी। कलर के ऊपर बात करें तो जनरली कलरलेस होता है हमारा स्पूटम, बट हमको कलर कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर वो ब्लडी है, थोड़ा दिख रहा है, तो चांसेस है कि उसमें कोई पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, कोई ट्यूमर है, कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। अगर उसका कलर रस्टी आ रहा है, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हुआ है, या फिर उसमें क्लैप्सुलर निमोनिया है, जिसकी वजह से हमको रस्टी कलर देखने को मिल रहा है। फिर है येलो और प्रूलेंट, जिसका मतलब है कोई पल्मोनरी एब्सेस है या पस सेल है। ग्रीन हमको स्यूडोमोनास की कंडीशन में देखने को मिलेगा। पिंक और फ्रॉथी इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। देन ओडर की बात करें तो जनरली स्पूटम ओडरलेस होता है, लेकिन उसमें हमको प्यूट्रिड यानी कि थोड़ी डिकेइंग जैसी ओडर दिखेगी अगर गैंग्रीन होगा तो, और फीकल जैसी ओडर हमको देखने को मिलेगी अगर लिवर एब्सेसिस है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें 2 मेथड है। पहला है अनस्टेन्ड और दूसरा है स्टेन्ड। ये हमको नाम से पता चल रहा है, क्योंकि अनस्टेन्ड में हम कोई भी डाई या फिर कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं कर रहे। इसमें हम डायरेक्टली स्पूटम को कलेक्ट कर रहे हैं और नॉर्मल सलाइन के से मिक्स कर रहे हैं, और फिर कोई फंगस, आरबीसी है, पस है, तब उसको डिटेक्ट करेंगे। और स्टेन के केस में हम काफ़ी सारी स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे वूपिंग कफ के लिए एल्बर्ट स्टेन और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए ज़ील नेल्सन स्टेन। अब आते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड पे। तो हमने स्पूटम की तीनों चीज़ें देख ली। अब पेरिकार्डियल में हम मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे, ग्रॉस एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल, माइक्रोस्कोपिक और इन्फेक्शन डिसीज टेस्ट। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड एनालिसिस को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लो। हमारे हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। वहीं अगर इसमें फ्लूइड भर जाता है तो उसको हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, और अगर इस लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। सो इस कंडीशन में हम यही कर रहे हैं, जो हमारे हार्ट के जो फ्लूइड बिल्डअप हो गया है हम उसको चेक करेंगे। तो उसी चीज़ को हम एनालिसिस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी है जो है पेरिकार्डियोसिंथेसिस, जिसमें हम फ्लूइड को लेते हैं और उसको चेक करते हैं। फ्लूइड एनालिसिस हमारा किन कंडीशन में किया जा रहा है, अगर हार्ट के अराउंड फ्लूइड बिल्डअप हो जा रहा है यानी पेरिकार्डियल एफ्यूजन, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस लेयर की यानी कि पेरिकार्डाइटिस। देन अब हम पर्पस देखते हैं कि हम इस प्रोसीजर को क्यों कर रहे हैं। अगर हार्ट के बाहर फ्लूइड जमा हो गया है, अगर जो इंट्राकार्डियल प्रेशर है वो कम हो गया है,
डायग्नोस करने के लिए कि पेरिकार्डाइटिस इफ्यूजन क्यों हुआ है, और टू डायग्नोस एक्यूट रूमेटिक फीवर या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी डायग्नोस करने के लिए। अब हमारे पास है मेथड ऑफ कलेक्शन। तो इस प्रोसीजर को हम तो ये बोल रहे थे ना पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है पेरिकार्डियम में जो एक्यूमुलेट हो गया उसको ड्रेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ निडल या फिर एक छोटे से कैथेटर के थ्रू। तो जनरली इस प्रोसीजर को डॉक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, एक निडल लेते हैं, उसको चेस्ट वॉल के थ्रू इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू एक थिन कैथेटर डाला जाता है जिससे वो जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा वो बाहर आ जाता है। अब हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि हम देखेंगे जब भी हमने उसको कलेक्ट किया तो हमारा फर्स्ट साइट क्या होगा। तो पहला है जो नॉर्मल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो क्लियर होता है और स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी कि इस कलर का कुछ, तो वो हमारा स्ट्रॉ कलर का होगा, क्लियर होगा। अगर उसमें हमको मिल्की अपीयरेंस देखने को मिल रही है तो चांसेस है कि उसमें लिम्फेटिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर रेडिश है दिख रहा है हमको तो ब्लड हो सकता है, थिक और क्लाउडी है तो WBC होने के चांसेस हैं। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में देखें तो प्रोटीन टेस्ट कराया जाता है, ग्लूकोज टेस्ट कराया जाता है। ग्लूकोज लेवल पेरिकार्डियल फ्लूइड का उतना ही होता है जितना हमारे ब्लड में होता है शुगर लेवल। और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो चांसेस हैं कि जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में तो जनरली क्या होता है, RBC या फिर माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमको थोड़ा बहुत WBC देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम टोटल सेल काउंट करते हैं, यानी कि उसमें कितने WBC या RBC प्रेजेंट है उनको देखते हैं। इन्फेक्शन और अदर पेरिकार्डाइटिस के कॉजेज़ में जो WBC का लेवल है वो बढ़ जाता है। WBC डिफरेंशियल यानी कि जितने भी WBC के सब टाइप्स हैं उनको देखा जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा जो न्यूट्रोफिल्स का काउंट है वो बढ़ जाता है। साइटोलॉजी, अगर कैंसर का पेशेंट है, चांसेस है कि उसको कैंसर हो सकता है, सस्पेक्टेड है, तो उसमें ये किया जाता है और इसमें एब्नॉर्मल सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस डिसीज टेस्ट। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया या फंगस को देखेंगे बाय स्टेनिंग, तो उसको हम ग्राम स्टेन बोलेंगे। और अगर हमको कोई बैक्टीरिया मिल जाता है फिर उसका कल्चर किया जाएगा जिसके थ्रू एक्टिव जो बायोथेरेपी है, एंटीबायोटिक थेरेपी, उसको हम मतलब डिसाइड कर पाएंगे। फिर थर्ड है हमारे पास ऑप्शन एडेनोसिन डीअमाइनेज। सो अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उस कंडीशन में जो पेरिकार्डियल इन्फेक्शन है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है, तो उस कंडीशन में इसका लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि उस सैंपल में हमको एडेनोसिन डीअमाइनेज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। अब हमारा इसको ख़त्म कर लिया हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड को, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक फ्लूइड को। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड में हम मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एनालिसिस के बारे में। सो जो भी स्टमक में हमारे फ्लूइड हैं, सिक्रेशंस हैं, उनको हम गैस्ट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। और अगर उसमें हमको कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तब हम उसका एनालिसिस करते हैं। सो इस कंडीशन में क्या है, जो स्टमक के सिक्रेशन है और अदर फ्लूइड्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा। जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं, ओडरलेस, लिक्विड, और इनका जो pH होता है वो अबाउट 8 के आसपास होता है, 1 के आसपास होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये 1.007 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कंपोजिशन देखें तो कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला है पेप्सिनोजन जो हमारी चीफ सेल से सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेराइटल सेल से सिक्रेट होता है, रेनिन जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, हेमोपोएटिक फैक्टर, म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस सेल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और 98 to 99% वाटर हमको देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट को स्टमक पेन है, एपेटाइट लॉस है, वेट लॉस है,
तो उसको जो डॉक्टर्स हैं वो बेसल गैस्ट्रिक सीक्रेशन टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। मेथड ऑफ कलेक्शन देखें तो सबसे पहले पेशेंट में हम एनजी ट्यूब डालेंगे और फिर अगले 1 घंटे में 4 सैंपल लेंगे 15-15 मिनट के गैप पे। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि जो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पहला है अमाउंट, तो वो हमको 15 to 50 ml देखने को मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, इन सब के केसेस में इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे भी अमाउंट वही है। वॉल्यूम की बात करें तो नाइट फास्टिंग में जो वॉल्यूम रहता है वो 20 to 50 ml रहता है, और लेकिन अगर वो वॉल्यूम हमको 10 to 120 ml देखने को मिले तो उसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ का डेटा है। तो जैसे नॉर्मल फास्टिंग का जो लेवल होता है वो 20 to 50 ml रहता है, आफ्टर अ मील वो 20 to 80 हो जाता है, और अगर कुछ भी हम केमिकल स्टिमुलेंट देते हैं तो 40 to 150 हो जाता है। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ किन केसेस में देखने को मिलता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सिंड्रोम है जैसे कि ज़ोलिंगर एलाइसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी सिक्रेशन बढ़ जाता है। डिक्रीज़ होता है गैस्ट्रिक हाइपर मोटेलिटी के केस में, गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो थोड़ा बहुत म्यूकस देखने को मिलता है। कलरलेस होता है, येलोइश, और या फिर थोड़ा पेल ग्रे अपीयरेंस होता है। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं कलर के, जैसे कि अगर येलो टू ग्रीन कलर दिख रहा है तो वो बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर जो बाइल है वो वापस आ रहा है स्टमक में रेड ब्लड की वजह से। कॉफ़ी ग्राउंड, जो अगर कोई पुराना ब्लड प्रेजेंट है तो वो हो सकता है। ओपेक ग्रे, अगर हम कोई खाना खा रहे हैं उसके बाद हमको देखने को मिल सकता है। येलो इन केस ऑफ फ्रेश बाइल, और ग्रीनिश इन प्रेजेंस ऑफ ओल्ड बाइल। ओडर की बात करें तो ओडरलेस है, या फिर लिटिल सोर देखने को मिलता है देखने को। फिर यहाँ पे ओडर का है एबनॉर्मेलिटीज़ कि अगर फीकल ओडर हमको कब देखने को मिल रहा है, अगर कोई इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। फाउल या फिर प्यूट्रेट ऑर्डर इन केस ऑफ कार्सिनोमा के केस में। अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल कोमा का केस है। एमोनिकल, अगर कोई यूरेसिमिया का केस है उसमें। देन पीएच की बात करें तो पीएच नॉर्मल हमारा 1.6 to 1.8 होता है। हाई एसिडिटी के केस में वो 1.4 से नीचे चला जाता है, या फिर 1.4 रहता है। लो एसिडिटी यानी कि 2.0 से लेके 2.8 तक हमको देखने को मिलता है। अब हमारे पास कुछ डेटा है एबनॉर्मेलिटी का, जिसमें है एकाइलिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑल एसिड, हमको कोई भी एसिड जनरली देखने को नहीं मिल रहा सीक्रेशन में। एन एसिडिटी यानी कि जो पीएच है वो 6.0 से नीचे नहीं जा रहा। इसको ऐसे याद रख लो, जैसे ए वर्ड हम जनरली एब्सेंस के लिए यूज़ करते हैं और एसिडिटी लिख रहा है, तो यहाँ पे एसिडिटी नहीं हो पा रही है, किसी भी मतलब स्टमक की जो जूसेस है वो एसिडिक नहीं हो पा रहे। देन ए क्लोरहाइड्रिया यानी कि एब्सेंस ऑफ फ्री HCl। हाइपोक्लोरहाइड्रिया, इसमें क्या है, डिक्रीज हो जाता है हमारा फ्री HCl, और हाइपर क्लोरहाइड्रिया, इसमें इंक्रीज हो जाएगा फ्री HCl का लेवल। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है गैस्ट्रिक फ्लूइड के। सो नॉर्मली हमको माइक्रोस्कोप में क्या क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट सेल, एपिथेलियल सेल देखने को मिलेंगे, स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया और फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो उसमें कुछ टिश्यू फ्रैगमेंट्स, RBC, लार्ज अमाउंट ऑफ यीस्ट, पस सेल और मसल फाइबर देखने को मिलेंगे। और अगर एबनॉर्मल है तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी हमको देखने को मिलेगा। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन हम इस पेज के थ्रू कवर करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट है ओफिलमेंट टेस्ट फॉर लैक्टिक एसिड। इसमें हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को देखेंगे गैस्ट्रिक जूस में कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें येलो कलर चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, और जो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस है वो कैंसर के केस में बढ़ जाती है।
आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, तो हम इसमें स्टार्च की प्रेजेंस को देखेंगे। अगर हमको ब्लू या फिर ब्लैक कलर मिल जाता है आयोडीन डालने पे, इंडिकेट पे, तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है। बेंजीडीन टेस्ट फॉर ब्लड, तो हम इसमें हिडन ब्लड को टेस्ट करेंगे। अगर हमको ब्लू ग्रीन कलर मिल जाता है तो उसका मतलब है कि जो हिडन ब्लड है वो प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर पेप्सिन, अगर पेप्सिन हमको मिल रहा है तो इसका मतलब है स्टमक में जो जितने भी एंजाइम है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अब हम HCl के कुछ टेस्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टेस्ट है डायग्नेस ब्लू मेथड। तो उसमें ब्लू इंडिकेटर हम डालेंगे, अगर कलर चेंज होता है इसका मतलब है HCl प्रेजेंट है। देन हमारा सेकंड टेस्ट है बोआज मेथड। इसमें केमिकल रिएजेंट को डालेंगे, मिक्स करेंगे, और अगर कलर डेवलप हुआ तो HCl प्रेजेंट है। थर्ड है मेथड HCl के लिए टॉपफर मेथड, जिसमें रिएजेंट डालेंगे जिसका नाम है डाईमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन। इसको अल्कोहल के साथ डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसमें गैस्ट्रिक जूस डालेंगे। अगर रेड कलर हमको मिलता है उसका मतलब है HCl प्रेजेंट है। फोर्थ मेथड है हमारे पास गन्सबर्ग मेथड। इसमें हमारा जो रिएजेंट है वो है फ्लोरोग्लूकेनॉल विद वेनिसिलिन इन इथेनॉल। तो जब भी हम इसको गैस्ट्रिक जूस में डालेंगे, इसको एवेपोरेट करेंगे, तो हमको रेडिश या रेड कलर देखने को मिलेगा। उसका मतलब होगा कि HCl प्रेजेंट है। तो विद दिस हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड पे, तो जिसमें हम उसका मेथड ऑफ कलेक्शन, ग्रॉस एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल, माइक्रोस्कोपिक और इन्फेक्शियस डिसीज़ को देखेंगे। अब आता है हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड हमको एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलता है, जो ऑर्गन के आउटर सरफेस पे उनको मॉइस्चर करता है, उधर फ्रिक्शन को कम करता है, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और जब भी हमको वहाँ कहीं एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो पेरिटोनियल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। सो नॉर्मल अगर वॉल्यूम देखें तो 5 to 20 ml हमको प्रेजेंट देखने को मिलता है, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन उधर जो फ्लूइड है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मेथड देखते हैं, इसके कलेक्शन के मेथड क्या है। सो कलेक्शन प्रोसेस को पैरेंसिंटेसिस बोलते हैं, जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल और ट्यूबिंग, या फिर वैक्यूम इक्विप्ड कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले एनेस्थीसिया देते हैं, उस जगह को क्लीन करते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं, फिर निडल के थ्रू उसको फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन देखें तो हमको जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो क्लियर देखने को मिलता है और स्ट्रॉ कलर्ड। फिर हमको वो येलो देखने को मिल सकता है अगर कोई लिवर की प्रॉब्लम है। मिल्की स्ट्रक्चर, मिल्की अपीयरेंस थोड़ी देखने को मिल सकती है अगर लिम्फेटिक ब्लॉकेज है। ग्रीनिश देखने को मिल सकता है अगर बाइल की प्रेजेंस है। रेडिश ब्लड की प्रेजेंस की वजह से। क्लाउडी अगर उधर जर्म्स या फिर WBC है। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर हमारा स्ट्रॉ क्लियर कलर्ड दिख रहा है तो लिवर सिरोसिस, क्लाउडी दिख रहा है तो हमारे पास पैनक्रियाटिस, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो सकती है, या फिर परफोरेटेड बोवल, ब्लडी मैलिग्नेंसी या फिर हेमरेज के केस में, काइलोस इन केस ऑफ लिम्फोमा, और TB मैलिग्नेंसी इन सब केसेस में। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन देखें तो ग्लूकोज लेवल हम चेक करेंगे, ये वो उतना ही होता है जितना हमारे ब्लड में देखने को मिलता है। अगर कम देखने को मिल रहा है तो माइट भी इन्फेक्शन हो सकता है। अमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है इन केस ऑफ पैनक्रियाटिस, और ट्यूमर मार्कर चेक करते हैं अगर कोई कैंसर के चांसेस हैं तो। सो हमारे पास कुछ लेवल है, अगर प्रोटीन का जो लेवल है वो 0.3 to 4.0 mg/dl वो नॉर्मल देखने को मिलता है। अगर 4 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो TB SPP होने के चांसेस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखें तो माइक्रोस्कोपिक हमारा पीछे की तरह ही है जो भी हम लोग भी पहले पढ़े हैं। तो टोटल ब्लड, टोटल सेल काउंट, इसमें हम RBC WBC देखेंगे,
WBC डिफरेंशियल यानी कि WBC के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। बैक्टीरिया में हमारे न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। साइटोलॉजी में एबनॉर्मल सेल्स को देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में, अगर हमको कैंसर के चांसेस लग रहे हैं तो। हमारे पास RBC का नॉर्म अगर नहीं है तो वो चीज़ हमारी नॉर्मल है, लेकिन अगर 100 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा है तो मेलिग्नेंसी हो सकती है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो हेमरेज या फिर ट्रॉमा हो सकता है। WBC हमारे 250 पर माइक्रोलीटर से कम है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा है तो एबनॉर्मल है। यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शियस डिसीज़ का जो टेस्ट है वो सेम है जो भी हमने पेरिकार्डियल में पढ़े थे। वो ये कि पीछे ले चलते हैं, ये वाली, यहाँ पे हमने ग्राम स्टेन देखा था कि फ्लूइड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है, फिर अगर मिलता है तो उसको कल्चर करते हैं। फिर एक फर्दर टेस्ट होता है एडिनोसिन डियामाइनेज, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है सो जो चांसेस है कि ये जो इन्फेक्शन है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है। अब हम आते हैं, हमारा पेरिटोनियल ख़त्म होता है, अब हम आते हैं अपने वुंड डिस्चार्ज पे। सो वुंड डिस्चार्ज में हमको टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखना है। सो एनालिसिस ऑफ वुंड डिस्चार्ज में तो जनरली हमको प्लाज्मा देखने को मिलता है, लार्जेस्ट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि पेल येलो फ्लूइड होता है। और हमें डिस्चार्ज में नॉर्मली WBC देखने को मिलते हैं, RBC देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल वुंड डिस्चार्ज होता है वो कैसा है, और फिर बाद में हम एबनॉर्मल देखेंगे। तो पहला है हमारा नॉर्मल में सीरस ड्रेनेज, जो कि हमारा थिन वाटरी येलोइश फ्लूइड होगा, और वुंड के आसपास हमको रेडनेस, स्वेलिंग और थोड़ी वार्मनेस देखने को मिलेगी। फिर है हमारे पास सीरोसैंग्विनस ड्रेनेज, जो वो भी हमारा थिन है, वाटरी डिस्चार्ज है, थोड़ा हमको इसमें RBC भी देखने को मिलेगा और थोड़ी रेडिश और कुछ क्लॉट देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास जो एबनॉर्मल है वो है सैंग्विनस डिस्चार्ज, जिसमें थिक रेड ब्लड देखने को मिलेगा। कब? जब कोई हमारा टिश्यू कट हो जाता है, डीप इंसिजन की वजह से कोई आर्टरी कट जाती है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा थिकर और रेड ब्लड उसमें देखने को मिलता है डिस्चार्ज में, तो उसको सैंग्विनस डिस्चार्ज बोलते हैं, ड्रेनेज बोलेंगे। फिर हेमरेजिक ड्रेनेज, इसमें भी हमारा ब्लड देखने को मिलता है। अगर कोई वुंड में आर्टरी और वेन कट हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तब हमको हेमरेजिक ड्रेनेज देखने को मिलता है। फिर है हमारा प्रूलेंट ड्रेनेज, इसमें पस देखने को मिलता है और नेस्टी ओडर और थोड़ा वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलेगा, जैसे कि वाइट, येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन एक्सेट्रा। फिर लास्ट है हमारा सीरो प्रूलेंट ड्रेनेज, जिसमें हमको मिल्की और वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसमें सीरम और पस कंबाइंड रहता है। तो हमको स्वेलिंग, रेडनेस, पेन देखने को मिलेगी जहाँ पे भी हमारा वुंड है। अब हम पढ़ेंगे सीमन के बारे में। तो इन सीमन हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और कंपोजिशन, नॉर्मल स्पर्म काउंट, मेथड ऑफ कलेक्शन, माइक्रोस्कोपिक, और ख़त्म करेंगे इसको बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के साथ। सो एनालिसिस ऑफ सीमन में है, ये जो भी हमारा सीमन है वो एक सीक्रेशन है जो कहाँ से रिलीज़ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, जिसके अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं और एक कैपेबिलिटी होती है फीमेल एग को फर्टिलाइज करने की। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि जो सीमन है वो ग्रे ओपेसेंट अपीयरेंस का होता है, और जब भी ये एक्सपोजर टू एयर यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है, विद इन 60 मिनट सीमन कोगुलेट हो जाता है। सो इसकी ओडर है फिशी और क्लोरीन लाइक ओडर। इसमें स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है ड्यू टू फ्रक्टोज, और इसका जो नॉर्मल pH होता है सीमन का वो होता है 7.2 टू 7.8। अगर pH 7.2 से कम है तो इंडिकेट करता है कि उसमें जो स्पर्म काउंट है वो कम है, और अगर pH हमारा 7.8 से ज़्यादा है तो कोई इन्फेक्शन इंडिकेट करता है, जैसे कि UTI। अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक सिंगल एजैकुलेशन में
1.5 to 6 ml हमको एक सीमेन देखने को मिलता है उसका वॉल्यूम, जिसके अंदर 50 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml हमको देखने को मिलते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो सीमेन में सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है अराउंड 70 to 80%, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड 13 to 33%, फिर टेस्टिकल और एपिडिडाइमिस के सिक्रेशन जो फ्लूइड रिलीज होते हैं इनसे वो 5% होते हैं, और बच्चे 2 से 5% बल्बो यूरेथ्रल और यूरेथ्रल ग्लैंड के होते हैं। सो ये कंपोजिशन है सीमेन का कि क्या क्या मतलब कौन सी ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट करती है सीमेन को बनाने के लिए। सीमेन एनालिसिस एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है, यानी कि लैब में किया जाता है। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, स्पर्म काउंट कितना है, मोबिलिटी कितनी है, शेप कैसी है स्पर्म्स की। और ये टेस्ट हमारे जनरली कब रिक्वायर होते हैं, अगर कोई मेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है तो उस केस में हमारा ये सीमेन एनालिसिस किया जाता है। दूसरी कंडीशन है जब वेसेक्टमी का फॉलोअप है, यानी किसी पेशेंट की वेसेक्टमी हुई है और उसको फर्दर फॉलोअप के लिए बुलाया जा रहा है, तो तब उस कंडीशन में भी सीमेन एनालिसिस किया जाता है। हियर यू कैन सी कि जब भी कोई कपल है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंसीव करने में, तब ये किया जाता है। और वेसेक्टमी के केस में क्या है, जो भी वेसेक्टमी हुई है तो अगर सीमेन में कोई भी स्पर्म देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब है जो वेसेक्टमी हुई है वो सक्सेसफुल हुई है। अगला है हमारा नॉर्मल स्पर्म काउंट। ऑन एन एवरेज बात की जाए तो एक एजैकुलेशन में अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब सीमेन देखने को मिलता है, जिसमें 110 मिलियन स्पर्म पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलते हैं, जिसको एज अ नॉर्मल स्पर्म काउंट कंसिडर करते हैं। और अगर स्पर्म काउंट हमारा 60 to 70 है तो उसको लो कंसिडर किया जाता है, और अगर वो 20 मिलियन से भी कम है तो जनरली उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इसका रीज़न अगर देखा जाए कि जनरली इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो है अगर टेस्टिकल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ओवर हीट हो रहा है स्क्रॉटल का, या फिर कोई ऐसी डिसीज जैसे कि मम्प वायरस, तो उसकी वजह से जो स्पर्म काउंट है वो कम रह जाता है। अब मेथड ऑफ कलेक्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पास मास्टरबेशन, सेकेंड इज सेक्स विथ कॉन्डम, थर्ड इज सेक्स प्रीसीड बाय विड्रॉल बिफोर एजैकुलेशन, यानी कि वाइल इंटरकोर्स, जैसे ही क्लाइमैक्स अचीव होने वाला होता है उसके तुरंत पहले ही पीनस को बाहर निकाल लेना और सैंपल को कलेक्ट करना। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेटेड एजैकुलेशन, लाइक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस होगा जिसकी वजह से सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मास्टरबेशन, वो एक बेस्ट अप्रोच माना जाता है टू गेट द सैंपल, जिसमें हमको क्लीन सैंपल मिलेगा। अब हमें दो बातें बहुत ध्यान में रखनी है। पहला है कि जो स्पर्म का जो टेम्परेचर होगा उसके आसपास बॉडी टेम्परेचर ही होना चाहिए, और उस सैंपल को हमको 30 to 60 मिनट के अंदर ही भेजना है लैब में, वरना वो कोगुलेट होना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जो भी चीज़ें हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। सो वॉल्यूम की बात करें तो अगर वॉल्यूम हमारा 1.5 ml से ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं। लिक्विफैक्शन की बात करते हैं यानी कि कंसिस्टेंसी, तो नॉर्मल जो सीमेन है वो जनरली थिक होता है, कलर हमारा येलोइश टू ग्रे, और अगर उसमें WBC मिल रहे हैं जिसको हम ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया बोलेंगे, तो उसकी वजह से जो सैंपल है वो ज़्यादा ही क्लियर होगा। और अगर ज़्यादा ओपेक है, वो ज़्यादा ही क्लाउडी है, तो जो स्पर्म काउंट है जनरली हाई होगा। विस्कोसिटी एक मेथड के थ्रू जिसको मतलब ड्रॉपलेट्स उसकी बनाई जाती है, तब उसकी विस्कोसिटी चेक होती है। और नॉर्मल pH 7.1 to 8.0 माना जाता है, और अगर इससे कम है तो एसिडिक सीमेन होगा, और अगर 8.0 से ज़्यादा है तो जो सीमेन है वो एल्कलाइन नेचर का होगा। और pH जो है, जो अगर इनकरेक्ट है, वो स्पर्म की हेल्थ को, उसकी मोटिलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहला है हमारा स्पर्म काउंट।
तो जनरली जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो यहाँ पे तो 15 दे रखा है, लेकिन हमने जो पीछे पढ़ा था ये वाला 20 से अगर कम है तो इनफर्टिलिटी है। तो जनरली जो स्पर्म काउंट है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 मिलियन स्पर्म पर मिलीमीटर, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर स्पर्म काउंट इससे कम है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। और अगर किसी भी सैंपल में हमको स्पर्म देखने को नहीं मिलते तो उसको बोलते हैं ये एज़ोस्पर्मिया। एंड अगर हमको जो स्पर्म की कंसंट्रेशन है वो 5 मिलियन पर ml से बहुत कम मिल रही है, तो उसको जनरली हम बहुत वेरी लो स्पर्म काउंट कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्म मोटेलिटी की, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट कैसी है। जो भी हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें मतलब उसकी मूवमेंट कैसी है स्पर्म की। तो देखो जनरली स्पर्म मोटाइल जितने भी हैं उनकी परसेंटेज देखी जाती है कि वो कितने प्रोग्रेसिव है, कितने स्लो प्रोग्रेसिव है, या फिर कितने नॉन प्रोग्रेसिव है। अगर 40% स्पर्म माइग्रेट कर पा रहे हैं और 32% चल पा रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि 40% अच्छे से माइग्रेट हो और 30% आगे चल पा रहे हैं, ट्रेवल अहेड, तो वो हमारा नॉर्मल है। और यहाँ पे देखिए बात कही गई है जैसे टोटल मोटेलिटी और प्रोग्रेसिव मोटेलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। टोटल मोटेलिटी का मतलब है कितने सॉर्ट ऑफ मूवमेंट वो कर पा रहे हैं, मतलब जितने भी कर पा रहे हैं वो। और प्रोग्रेसिव मोटेलिटी का मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट, अच्छी तरह से मूवमेंट कितना कर पा रहे हैं, तो वो हमारा प्रोग्रेसिव में आता है। तो ये दोनों हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और हमारे पास एक टर्म आती है एस्थेनोस्पर्मिया। इसको मतलब ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब जो स्पर्म की मोटेलिटी है वो बहुत कम है, मतलब नॉर्मल से अगर कम है तो उसको एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी की, यानी कि जो स्पर्म है उसमें टिपिकली ओवल हेड होना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड टेल होनी चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, ड्रॉप है जो सीमेन के वो एनालाइज होती है बाय हेमेटोजाइलिन और ईओसिन स्टेन के थ्रू। फिर माइक्रोस्कोप में हर एक स्पर्म को एनालाइज किया जाता है जिसमें उनके ओवल मतलब मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। और अगर जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब होती है तो स्पर्म फर्टाइल नहीं हो पाते, वो आगे जाके मतलब एग को फर्टाइल नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे हमको दोबारा एक टर्म देखने को मिलती है, वो है टेरेटोस्पर्मिया, जिसका मतलब है जब जो फॉल्टी स्पर्म है जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा है तब हम ये टर्म यूज़ करते हैं, टेरेटोस्पर्मिया। अब है हमारी स्पर्म विटैलिटी, यानी कि कितनी वो लिविंग है। अगर 58% से ज़्यादा जो स्पर्म है वो अगर लिविंग है तो उनको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और अगर 58% से कम है तो वो जनरली हमारे एबनॉर्मल कंडीशन में आते हैं। अब है प्रेजेंस ऑफ WBC, तो अगर 1 मिलियन ml/ml से ज़्यादा है WBC तो वो हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है और उसको हम ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया बोलते हैं या फिर पायोस्पर्मिया बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारा था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें स्पर्म काउंट, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, विटैलिटी और WBC देखे थे। अब बायोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन है उसमें हमारा सिर्फ एक ही है, फ्रक्टोज लेवल। तो जब भी किसी फिजिशियन को सैंपल में कोई स्पर्म फाउंड नहीं होता है तो फिर वो इस टेस्ट के लिए जाते हैं फ्रक्टोज लेवल, जो कि हमारा सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उससे आता है। और अगर हमको जो फ्रक्टोज लेवल है वो कम दिख रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज है उसमें। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे अगर फ्रक्टोज कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्पर्म काउंट कम करेगी। मतलब अभी मैंने देखा था उसमें ये बता रहे थे कि मतलब जो फ्रक्टोज की कंसनट्रेशन अगर बढ़ जाएगी ना तो वो स्पर्म की मोटेलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी उसको चेंज करेगी। तो इस पे इसका ये रेशनल दिया था कि अगर फ्रक्टोज कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो उसका रीज़न यही था कि फ्रक्टोज जो कंसनट्रेशन है बढ़ जाती है तो वो उसकी विटैलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी सब कुछ वो कम कर देती है। फंक्शन जनरली स्पर्म का कम हो जाता है अगर फ्रक्टोज कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो। अब हमको यूरिन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे यूरिन एनालिसिस का, फिर मेथड ऑफ कलेक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन
और फिर लास्ट में यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट। तो शुरू करते हैं हमारा यूरिन एनालिसिस से। तो यूरिन एनालिसिस क्या है? जब भी हम किसी भी यूरिन सैंपल में उसका फिज़िकल, केमिकल या फिर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के, वो हमको यूरिन में दिखते हैं। सो उन्हीं को चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। पर यहाँ पे देख लो, यूरिन एनालिसिस इज़ अ सेट ऑफ फिजिकल, chemical and microscopic test which detect or measure the constituent excreted in urine। क्या क्या एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन में? जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, एबनॉर्मल, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की, कोई सेलुलर फ्रैगमेंट है या कोई बैक्टीरिया है, अगर वो चीज़ हमारी यूरिन में है, उसको चेक करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास कुछ सिचुएशन है कि कब कब यूरिन एनालिसिस रिकमेंड किया जाता है बाय द डॉक्टर्स। तो पहला, कोई भी अगर डिसीज़ है उसका अर्ली वार्निंग साइन चेक करने के लिए। देन अगर कोई भी डिसीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, रेनल डिसीज़ है, उसको चेक करने के लिए। और अगर इसका ट्रीटमेंट, किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी प्रोग्रेशन देखने के लिए, वो कितना प्रोग्रेस कर रही है, तब भी यूरिन एनालिसिस किया जाता है। अगर यूटीआई है या फिर होने के चांसेस हैं, तब यूरिन एनालिसिस किया जाता है। या फिर अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और सर्जरी से पहले भी यूरिन एनालिसिस किया जाता है। अब है हमारे पास मेथड ऑफ कलेक्शन। तो हमारे पास 3 मेथड है। पहला है रैंडम यूरिन सैंपल, दूसरा है मिड स्ट्रीम यानी क्लीन कैच जिसको बोलते हैं हम, और थर्ड है हमारे पास टाइम्ड यूरिन स्पेसिमेन। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा रैंडम। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम दिन में कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? एक पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर क्या भी, मतलब जो भी हम करने जा रहे हैं या फिर क्यों किया जा रहा है ये प्रोसीजर। तो पेशेंट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि उसको कैसे सैंपल कलेक्ट करना है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, और पेशेंट को बोलेंगे कॉटन बॉल से या फिर टावलेट से यूरेथ्रल ओपनिंग को अच्छे से क्लीन करना है। फिर जो कंटेनर है उसमें यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। फिर हम उस कंटेनर को लेबल करेंगे और लेबोरेटरी में भेज देंगे। फिर पेशेंट को बोलेंगे अपने हैंड वॉश कर ले। दूसरा है हमारा मिड स्ट्रीम और क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन। तो ये जो हमारा मेथड है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? हैंड वॉश करना। फिर पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देंगे हम सब कुछ। और अगर पेशेंट हमारी फ़ीमेल है तो उसको बोलेंगे कि अपना पेरिनियल एरिया क्लीन करना है। और स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम जितने मतलब जो लेबिया है उनको ओपन करके रखना है, सेपरेट्स करना है फोल्ड को, यूरिनरी ओपनिंग को, विद द हेल्प ऑफ थंब और 4 फिंगर्स। और अगर हमारा पेशेंट मेल है तो उसको हम बोलेंगे जो फोरस्किन है उसको रिट्रैक्ट करना है और पीनस को क्लीन करना है, तब जाके सैंपल कलेक्ट करना है। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा सा यूरिन टॉयलेट में रिंस करना है जिससे जो यूरेथ्री की ओपनिंग है वो क्लीन हो जाए। फिर जो मिड स्ट्रीम का यूरिन है उसको स्पेसिमेन कप में वॉइड करना है और फिर जितना भी बचा हुआ है उसको पास कर देना है टॉयलेट में। फिर सेम प्रोसीजर, लेबल करेंगे हम कप को और लेबोरेटरी में भेज देंगे। पेशेंट को बोलेंगे आप हैंड वॉश कर लो। फिर थर्ड है हमारा टाइम्ड यूरिन स्पेसिमेन, जिसको 2, 4 और 24 आवर्स भी बोलते हैं। सो जनरली इस प्रोसीजर में क्या होता है, 24 आवर्स में जितने भी वो वॉइड कर रहा है पेशेंट उसको कलेक्ट किया जाता है। सो इट स्टार्ट विथ एम्प्टी ब्लैडर। इसको हम शुरुआत इसकी कैसे होती है, एक खाली ब्लैडर से। तो इसका प्रोसीजर देखो क्या है। सबसे पहले तो एक किसी भी स्पेसिमेन बॉटल पे नाम लिख देंगे। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप जब भी मॉर्निंग में उठो तो यूरिनेट कर लो, जितना भी यूरिन है उसको फ्लश आउट कर देना है ब्लैडर से। फिर जितना भी अब पेशेंट को यूरिन आएगा अगले 24 आवर्स में वो हमारा कलेक्ट होगा, जिसको हमको कूल इन्वायरमेंट में कलेक्ट करना है, ठीक है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि आप जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पीना है आप पी सकते हो। तो हैंड वॉश होगा बिफोर और आफ्टर ईच कलेक्शन। अमाउंट ऑफ यूरिन रिकॉर्डेड करा जाएगा, इनपुट कितना हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है। और 24 आवर फर्स्ट सैम्पल कलेक्शन वॉइड इनटू स्पेसिमेन कलेक्शन। फिर उसको रेफ्रिजरेट करेंगे और लेबोरेटरी में भेज देंगे।
सो इन शॉर्ट इसमें क्या था कि जब भी पेशेंट हमारा उठेगा उसको हम बोलेंगे कि आप यूरिनेट कर लो, और जब उसका ब्लैडर खाली हो जाएगा तब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अगले 24 आवर्स में जितना भी पेशेंट यूरिनेट करेगा, फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग से लेकर सुबह मॉर्निंग तक वो जितना भी उसको यूरिन आएगा वो वो कंटेनर्स में स्टोर किया जाएगा, और उसको जितने भी यूरिनेट कंटेनर होंगे उसको रेफ्रिजरेट किया जाएगा, फिर उनको लैब में भेजेंगे। अब है हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखो हम क्या देखेंगे, यूरिन का कलर, टर्बिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसकी ओडर, पीएच और उसकी डेंसिटी यूरिन की। तो एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कलर। जनरली यूरिन का कलर येलो टू एम्बर होता है, बट वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट क्या है, उसने भी क्या खाया है, या फिर यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर यूरिन का कलर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है तो यूरिन का कलर हमको जनरली लाइटर देखने को मिलेगा, और अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है तो यूरिन का कलर हमको डार्क देखने को मिलेगा। फिर स्मेल पे बात करें तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो यूरिन की स्मेल हमको थोड़ी फ्रूटी और स्वीट देखने को मिलेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी। जनरली फ्रेश यूरिन की हमको माइल्ड ओडर देखने को मिलती है, और अगर पेशेंट एज्ड है तो उसकी स्ट्रॉन्ग अमोनिया जैसी स्मेल हमको देखने को मिलती है। पीएच की बात करें तो 4.8 to 8 होता है पीएच, जो एवरेज 6 होता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेता है तो यूरिन एसिडिक ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर पेशेंट वेजिटेरियन है, उसकी ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट होती है, तो यूरिन का पीएच एल्कलाइन देखने को मिलता है। डेंसिटी की बात करें तो नॉर्मल डेंसिटी लेवल 0.001 टू 0.035 हमको देखने को मिलती है। टर्बिडिटी की बात करें यानी कि क्लाउडीनेस की बात करें तो हमको थोड़ी जनरली तो क्लियर ही दिखता है यूरिन, और उसमें थोड़ी बहुत क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी, लाइक वेरी स्लाइटली क्लाउडी। अब हम कंपेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल यूरिन एंड एबनॉर्मल यूरिन। तो नॉर्मल में हमारा क्या था, 1000 to 2000 ml यूरिन है। कलर उसका पेल येलो है, डार्क है जब अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पी रहा है, और अगर यूरिन की क्वांटिटी कम है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो डार्क कलर है यूरिन का। अपीयरेंस क्लियर है, कोई डिपॉजिट नहीं देखने को मिलता, और स्ट्रॉन्ग अमोनिया जैसी स्मेल देखने को मिलती है। एसिडिक नेचर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये नंबर होता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि 96% वाटर, 2% यूरिया, रिमेनिंग 2% में हमारा कंसिस्ट ऑफ यूरेट्स, यूरिक एसिड, केरेटिन, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल यूरिन की। तो एबनॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया बोलेंगे। अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो ऑलिग यूरिया, और अगर टोटल एब्सेंस हो जाता है यूरिन का तो उस कंडीशन को हम एनूरिया बोलेंगे। कलर की बात करें तो डिपेंड करता है, अगर कोई यूरोबिलिनोजन की प्रेजेंस है तो हमको रेडिश ब्राउन देखने को मिलेगा। ब्राउन और ग्रीन अगर कलर देखने को मिल रहा है तो बाइल पिगमेंट हो सकते हैं, बाइल सॉल्ट हो सकते हैं। पिंक है अगर यूरिन हमारा तो थोड़ा उसमें ब्लड हो सकता है। स्मोकी ब्राउन है तो ब्लड पिगमेंट हो सकते हैं। देन अगर अपीयरेंस क्लाउडी है वो ड्यू टू पसल, तो उसको हम पाए यूरिया बोलेंगे। और अगर ऑर्डर की बात करें तो स्वीटिश फ्रूटी है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी, जो हमको डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलती है। रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल हमारा एसिडिक नेचर का था, और इन सिस्टाइटिस कंडीशन हमारा जो यूरिन है वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज़्यादा हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जैसे किडनी डिसीज़ में हमको एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा, और डायबिटीज़ में हमको शुगर देखने को मिलेगी, एसीटोन देखने को मिलेगा जब हमारी बॉडी में फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो इनकम्प्लीट हो। तो वैसे ही हमको यूरिन में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या देखेंगे, कोई भी अगर ब्लड सेल है, कोई क्रिस्टल्स है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, यूरिनरी ट्रैक्ट सेल, कैंसर सेल, ये सब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो अगर हमारे कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन में, केमिकल एग्जामिनेशन में कोई भी एनॉर्मलस फाइंडिंग मिलती है, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ मिलती है, तब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन की जाती है। तो देखो, अगर
यूटीआई है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो वो हमको यूरिन में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको यूरिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है। अगर आरबीसी देखने को मिल रहा है तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई यूटीआई हो सकता है, जिसकी वजह से आरबीसी दिखेंगे। सेम रीज़न है डब्ल्यूबीसी के लिए भी, एपिथेलियल सेल के लिए भी सेम रीज़न है। जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कोई कैंसर है, तो उसका जनरली जो नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल है वो भी हमको उनका नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर कोई ब्लडर प्रॉब्लम होगी किसी भी पेशेंट को, तो उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल का जो नंबर है वो थोड़ा देखने को मिलेगा। और अगर किसी पेशेंट को एक्सटर्नल यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से स्क्वैमस एपिथेलियल सेल देखने को मिलेंगे यूरिन में। और अगर कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रीनल सेल देखने को मिलेंगे। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अगर किसी पेशेंट में जैसे ट्राइकोमोनास वजाइनलिस देखने को मिल रहा है पैरासाइट, तो चांसेस है कि पेशेंट को वजाइनल इन्फेक्शन हो। सेम फिर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के लिए हम यीस्ट को देखेंगे। अगर कोई यूटीआई है जो यूरेथ्रा से ब्लडर तक पहुंच गया है, उसके लिए बैक्टीरिया का टेस्ट किया जाएगा। फिर आते हैं हम कास्ट पे, तो किडनी सेल्स सीक्रेट प्रोटीन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हॉट डॉग शेप्ड कास्ट। इसमें ना नॉर्मली हमको हाइलीन क्लियर ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू कैन, एक मिनट, ये हमारे पास हाइलीन कास्ट है जो एक हॉट डॉग शेप की होती है, तो ये हमको नॉर्मल यूरिन में देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस हाइलीन की शेप चेंज हो जाती है, जैसे कि डिफरेंट किडनी इलनेस अफेक्ट हाउ दे लुक। तो डिसीज़ के अकॉर्डिंग उन जो कास्ट है उनकी भी शेप हमको अलग अलग देखने को मिलती है। फिर क्रिस्टल की बात करते हैं, तो नॉर्मली यूरिन में हमको कुछ क्रिस्टल देखने को मिलते हैं जो डिपेंड करते हैं हम कैसा खाना खा रहे हैं, एसिडिटी पे, अल्कलाइन नेचर ऑफ यूरिन, टेम्परेचर ऑफ यूरिन, इन सब पे क्रिस्टल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो नॉर्मल क्रिस्टल्स जो होते हैं यूरिन में वो इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिस्टीन, टायरोसिन, ल्यूसिन, ये सब पेन कॉज करते हैं और हार्म करते हैं यूरिनरी सिस्टम को। और किडनी स्टोन कैलकुलाई डेवलप इन द किडनी विच कैन लॉक इन यूरेटर्स और किडनी। फिर हमको किडनी स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं जो बॉदर करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास यहाँ पे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। सो किसी भी यूटीआई को डिटेक्ट करने के लिए, जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हो रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हम ये यूरिन कल्चर परफॉर्म किया जाता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा यीस्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये किस लिए फिर हेल्प करता है हमारे को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, फिर मेडिसिन को फिर हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे जब हमें कॉजेटिव एजेंट पता लग जाता है। तो हमारे पास मेथड ऑफ कलेक्शन वही सेम है, वॉश यूरेथ्रल या फिर वजाइनल ओपनिंग, और फिर टेकन सैम्पल इन, फिर हैंड वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर, और कंटेनर को लैब में भेजना है, और फिर उसको कल्चर किया जाएगा वहाँ पे, और हमको जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो पता चल जाएगा। फिर पॉजिटिव यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट रिजल्ट, अगर बैक्टीरिया डेवलप कर जाता है यूरिन कल्चर में तो फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उसको चूज़ करेंगे, जिससे पेशेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। नॉर्मल रेंज अगर देखी जाए तो यूरिन कल्चर में 10,000 to 1 लाख कॉलोनीज़ पर ml अगर हमको मिलती हैं तो वो एक नॉर्मल साइन है, और अगर इससे ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो साइन है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम देखेंगे स्टूल के बारे में, जिसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मेथड ऑफ कलेक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो देखो, स्टूल हमारी बॉडी का एक सॉलिड वेस्ट है जो किस किस के थ्रू बना होता है, लाइक बैक्टीरिया, वाटर, सेल्यूलोज और अदर नॉन डाइजेस्टेबल डाइटरी कंपोनेंट्स।
यानी कि हमें इसमें बैक्टीरिया, वाटर, सेलुलोज और जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती है वो देखने को मिलती है। और हमें इसमें ट्रिप्सिन, माइनर क्वांटिटीज़ ऑफ लिपिड, कुछ बाइल पिगमेंट जैसे कि यूरोबिलिनोजन या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक सीक्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी देखने को मिलते हैं। ये हमारा एक नॉन इन्वेजिव लेबोरेटरी टेस्ट है, यानी कि इसमें हमें कुछ भी इन्वेज नहीं करना होता। तो ये हमारा एक नॉन इन्वेजिव लेबोरेटरी टेस्ट है, जिसके थ्रू हम क्या पता करते हैं कि कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाता है। जैसे कि कैंसर, बैक्टीरियल या फिर वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, या फिर किसी भी सब्सटेंस का माल एब्जॉर्प्शन है, तो उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। और ये कब कब किया जाता है, किन कंडीशंस में, जैसे कि कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का केस है, सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस, यानी कि जो कोलोन है उसमें इन्फ्लेमेशन है, उस कंडीशन में किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, डायरिया, कैंसर स्क्रीनिंग, इशू विद प्रोटीन डाइजेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन या फिर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, इन सब कंडीशन में स्टूल टेस्ट किया जाता है। मेथड ऑफ कलेक्शन की बात करें तो जो स्टूल है वो डायरेक्टली स्टूल कप में आना चाहिए, और अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो वो प्लास्टिक स्पून को यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू स्टूल को कप में डाला जा सकता है। फिर उस स्टूल के कप पे हम नाम लिखेंगे, पेशेंट का डेट टाइम लिख के, और उसको लैब में भेज देंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीसेस की। तो क्वांटिटी की बात करें तो नॉर्मल स्टूल की क्वांटिटी 100 to 200 ग्राम होती है, और वो 250 ग्राम भी हो सकती है पर डे। अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल एमीबियासिस है तो उस कंडीशन में जो अमाउंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और लार्ज थिक पीसेस भी हमको देखने को मिलता है इन कंडीशन ऑफ माल एब्जॉर्प्शन या फिर कोई इंडाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, तो इन कंडीशन में भी हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। मील डो नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्ट, उसकी वजह से बिगर स्टूल देखने को मिलता है। अगर कोई इंटेस्टाइनल कंडीशन है उसकी वजह से भी ये जो स्टूल है वो बड़ा और बल्कि देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन वो स्टूल को कलर देता है, जिसकी वजह से हमको जो स्टूल कलर है वो लाइट टू डार्क ब्राउन हमको देखने को मिलता है। अगर स्टूल का कलर डार्क टू टेरी ब्राउन है, टेरी कलर का है, तो वो हो सकता है साइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ब्राइट रेड कलर का है स्टूल तो उसमें ब्लीडिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम में ब्लीडिंग होगी। और अगर राइस वाटर टाइप का स्टूल है तो वो कोलेरा की वजह से हो सकता है, जहाँ पे हमको कोई फीसेस तो नहीं देखने को मिलता बट राइस वाटर जैसा सब्सटेंस देखने को मिलता है। फिर क्ले कलर्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन इन बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमारा स्टर्कोबिलिनोजन नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो फीसेस का कलर है वो क्ले की तरह होगा। और भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर ज़्यादा स्पिनच खाई जाए तो उस कंडीशन में स्टूल का कलर ग्रीन होगा। और एक टेस्ट है जैसे कि बैरियम एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, ये एक एक्सरे टेस्ट है जिसमें पेशेंट को बैरियम सल्फेट दिया जाता है जो कि वाइट और चौक जैसा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो स्टूल है वो वाइट हो जाता है। तो अब हमारे पास कुछ नॉर्मल डेटा है, जैसे कि अगर स्टूल का कलर ब्राउन है, डार्क ब्राउन है तो वो नॉर्मल है, ग्रे है तो चॉकलेट की वजह से, ग्रीन है तो पालक की वजह से, ब्लैक है ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से हमको जो ब्लैक कलर देखने को मिल सकता है। वेरी डार्क ब्राउन ड्यू टू मीट, रेड ड्यू टू बीटरूट, ग्रीन है ड्यू टू स्पिनच और ग्रीन वेजिटेबल्स, और अगर ब्लड की स्ट्रीक्स हैं तो वो ड्यू टू हेमोरॉइड्स हमको देखने को मिलती है, हेमोरॉइड्स, फिशर, इन सब की वजह से। फोम एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो नॉर्मल स्टूल हमारा सॉफ्ट होता है, और इन केस ऑफ डायरिया वो बहुत ही वाटरी हो जाता है। तो अब हमारे पास कुछ कंडीशन है लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल और पॉसिबल कॉजेज हैं उनके, जैसे कि अगर डायरिया मिक्सड विद ब्लड और म्यूकस तो टाइफॉइड हो सकता है, अमीबोसिस हो सकता है, या फिर लार्ज कोलोन कार्सिनोमा।
डायरिया विथ मिक्स्ड ब्लड, पस एंड म्यूकस की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब। फैटी स्टूल विथ हाई फैट कंटेंट तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर्म्ड स्टूल की बात करें तो अटैच्ड म्यूकस, इसमें कॉन्स्टिपेशन है एग्जाम्पल, स्मॉल हार्ट डक, इसका भी कॉन्स्टिपेशन एग्जाम्पल है। और अगर ब्लैक है, टारी है, तो कोई इसमें अपर जीआई में ब्लीडिंग है। ओडर की बात करें तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत अनप्लीजेंट होती है ड्यू टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है उसकी वजह से इंडोल और स्केटोल प्रोड्यूस होते हैं, जो मेन कंट्रीब्यूटर है स्टूल के ओडर के लिए। देन हमारे पास अगर अनडाइजेस्टेड लैक्टोज, उसकी वजह से फैटी एसिड गिव अ स्टिंकिंग ओडर। और अगर प्रोटीन का अच्छे से इनटेक कर रहे हैं तो जो स्टूल का ओडर है वो बहुत वर्स हो जाते हैं। और मैलिग्नेंट डायरिया में भी जो स्टूल का ओडर है वो बहुत ही फाउली स्मेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास म्यूकस। सो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारे कोलोन में म्यूकस जनरेट होता है। जो म्यूकस है वो ट्रांसपेरेंट है, जिलेटिनियस सब्सटेंस है, जो कि हमको फीकल के सरफेस पे देखने को मिलता है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं कि किन कंडीशन में हमको ब्लडी म्यूकस देखने को मिलता है, जैसे कि कोलोन कैंसर है या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी लेसन है इन रेक्टल कैनाल। और अगर एक्सेसिव म्यूकस हमको किन कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि विलस एडिनोमा ऑफ कोलोन या फिर कोलोनिक विलेसिस एडिनोमा, या फिर कोई भी डाइट है जिसमें हाई म्यूकस है, तो उसकी वजह से भी हमको जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूल एग्जामिनेशन है, जैसे कि क्वांटिटी की बात करें तो 100 to 220 ग्राम है। ऑन रिच फाइबर डाइट जो स्टूल की क्वांटिटी है वो 500 ग्राम हो जाती है। और अगर 250 से ज़्यादा है तो उसको थोड़ा एबनॉर्मल माना जाता है। वाटर कंटेंट की बात करें तो अप टू 75 हमको देखने को मिलता है। ग्रॉस है, मे बी वेजिटेबल्स, सीड्स और फाइबर हमको देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो नॉर्मल हमारा ब्राउन है, क्ले है ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेड ड्यू टू बीटरूट या फिर टोमेटो, ब्लैक हमको देखने को मिलेगा अगर कोई भी मेडिकेशन है या फिर कोई ब्लड है। सिल्वर कलर ड्यू टू जॉन्डिस और ब्लड, डिफरेंट कलर डिपेंड अपॉन डाइट। ओडर की बात करें तो डिपेंड करती है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन पे, डाइट पे या फिर कंडीशन पे। कंसिस्टेंसी सॉफ्ट टू सेमी सॉलिड, नॉर्मली हमको म्यूकस कम देखने को मिलता है या फिर एब्सेंट रहता है। ब्लडी ग्रॉसली तो वो हमको नहीं देखने को मिलता, और कोई भी पैरासाइट भी हमको नहीं देखने को मिलते। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस की। तो पीएच जो है वो टिपिकली न्यूट्रल रहता है या फिर थोड़ा एसिडिक या फिर थोड़ा अल्कलाइन, क्योंकि जनरली जो पीएच है वो डाइट पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल अगर देखा जाए तो 7 to 7.5 देखने को मिलता है। न्यूबॉर्न की रेंज जो है वो हमारी 5 to 7.5 देखने को मिलती है। और जो डाइट है हमारी, बैक्टीरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो जनरली पीएच को अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से जो पीएच है वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है। एंड इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें जो हमारा पीएच है वो हमको थोड़ा एसिडिक देखने को मिलता है। और बॉटल फीड में एल्कलाइन नेचर। और पीएच है जो स्टूल का, वो हमको हेल्प भी करता है आइडेंटिफाई करने में कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का माल एब्जॉर्प्शन है या नहीं है। और पीएच स्टूल का जब भी हम पता करते हैं तो उसकी वजह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि डाइसैकेराइड की डेफिशिएंसी है या नहीं है। देन एल्कलाइन जो नेचर है वो पीएच का, वो हमको कोलाइटिस, देन विलस एडिनोमा, डायरिया, एंटीबायोटिक थेरेपी, एक्सेस इंटेक ऑफ प्रोटीन, इन सब कंडीशन में हमको पीएच बढ़ा हुआ दिखता है। और कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें पीएच हमारा कम हो जाता है, जैसे कि फैट माल एब्जॉर्प्शन, डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन या फिर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेना। तो इन कंडीशन में एसिडिक नेचर हो जाता है हमारा पीएच का। फिर यूरोबिलिनोजन इन स्टूल, तो 100 to 400 एलएच यूनिट पर 100 ग्राम, ये हमको नॉर्मल देखने को मिलता है। और कोप्रोपोरफायरिन इन स्टूल,
तो ये हमको 400 to 1000 mg पर 24 आवर्स देखने को मिलता है। फैट की बात करें तो जनरली हमारा एब्सेंट होता है या फिर लेस देन 7 ग्राम हमको देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम डेली इनटेक कितना कर रहे हैं फैट का। सो जनरली 1.2 to 6 ग्राम पर 24 आवर्स ही कंसिडर करते हैं एज अ नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो हमको पॉसिबिलिटी लगती है कि फैट का माल एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, या फिर डेफिशिएंसी है पैनक्रिएटिक एंजाइम की, या फिर डेफिशिएंसी है बाइल की, जिसकी वजह से जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है। कैल्शियम की बात करें तो वो हमको 0.6 ग्राम देखने को मिलता है। स्टर्कोबिलिनोजन हमको 42 to 80 ग्राम पर डे। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा डाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली बात करें तो 1 to 1.5 ग्राम देखने को मिलता है। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लड है जिसको हम नहीं देख पाते अपनी आईज से, उसको हम देखते हैं, यानी कि हिडन ब्लड को देखा जाता है इन स्टूल। सो इसमें हमारे रिएजेंट है जैसे कि बेंजीडीन रिएजेंट, जो हमें ब्लू कलर देगा, मतलब जिसकी प्रेजेंस में अगर ब्लू कलर आ जाता है तो हमारा ऑकल्ट ब्लड कंफर्म हो जाता है। और दूसरा रिएजेंट है हमारे पास ऑर्थोटोलिडीन, जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है अगर ऑकल्ट ब्लड है। प्रोसीजर की बात करें तो पाउडर बेंजीडीन रिएजेंट ऐड किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, फिर कुछ ड्रॉप ग्लेशियल एसिटिक एसिड की डाली जाती है और इन दोनों को मिक्स किया जाता है। फिर हम डालते हैं 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर स्टूल को डाला जाता है, 1 ड्रॉप डालते हैं जो भी हमने ऊपर मिक्सचर बनाया है बेंजीडीन रिएजेंट का, और फिर हम कलर ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हमको ग्रीन टू ब्लू कलर दिखता है तो ऑकल्ट ब्लड हमारा कंफर्म हो जाता है। फिर है रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट। ये क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो शुगर के लिए किया जाता है कि हमारी जो शुगर्स है जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही, और फिर वो हमको फीसेस में देखने को मिलती है। ये जनरली लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए ज़्यादातर किया जाता है। नेगेटिव की बात करें तो यानी कि हमको कोई भी ऐसी शुगर नहीं देखने को मिली, जिसका मतलब है सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो रहा है। पॉजिटिव की बात करें तो हमको जो शुगर है वो हमको स्टूल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फेसेस। तो अगर जो भी चीज़ हमको नेक आई से नहीं दिख रही है उनको हम अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, पहला तो है हमारा पैरासाइट इन्फेक्शन। तो अगर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। इसके लिए स्टूल को कलेक्ट किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा एक क्लीन कंटेनर में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हम इसमें WBC को देखेंगे। जनरली हमारे एब्सेंट होते हैं WBC, और अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से हमको WBC देखने को मिलते हैं। अगर डायरिया है उसमें भी हमको WBC देखने को मिलते हैं। अगर WBC ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो पैथोजन है वो इन्वेड कर चुके हैं बॉडी में। और कुछ एग्जाम्पल हैं किन किन कंडीशन में हमको लार्ज नंबर ऑफ WBC देखने को मिलता है, जैसे कि बैसिलरी डिसेंट्री, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, यर्सिना इन्फेक्शन है, फिस्टुला है, और लोकलाइज्ड एब्सेसेस है। इन सब कंडीशन में हमको जो WBC का नंबर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और MOBSS में देखने को मिलता है, या फिर टाइफाइड का कोई पेशेंट है उसमें भी WBC देखने को मिलता है। फिर है RBC। अगर कोई हमारा जो GIT है वो इरिटेट हो जाता है, अगर उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, सो उस कंडीशन में हमको RBC भी देखने को मिलती है। सो अगर हमारा GIT में इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से हमको RBC देखने को मिलती है। देन ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल में भी अगर ब्राइट रेड है, यानी कि अभी का है, तो मतलब लोअर GIT ब्लीडिंग है। मेहरून इन कलर हमको देखने को मिलता है स्टूल। अगर ब्लैक कलर का है तो अपर GI में ब्लीडिंग है। और ऑकल्ट ब्लड जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते वो भी प्रेजेंट होता है कभी कभी। देन ब्लड इज फाउंड इन स्टूल ड्यू टू हेमोरॉइड्स, कैंसर और डिसेंट्री यानी डायरिया। इन सब कंडीशन की वजह से हमको ब्लड देखने को मिलता है कभी कभी। देन ओवा पैरासाइट है हमारा अगला पॉइंट। जनरली
जो स्टूल के सैंपल में हमको कोई पैरासाइट्स या फिर ओवा नहीं देखने को मिलते, वो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन एबनॉर्मल में हमको ओवा ये सब देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम जो स्टूल को 3 दिन लगातार कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं जो कि एग और पैरासाइट को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि अगर हमको राउंड वॉर्म देखने को मिलता है तो हमको चांसेस है कि उसमें एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स पैरासाइट देखने को मिले। हुकवॉर्म निकेटर अमेरिकेनस, पिनवॉर्म के लिए एंटेरोबिशियस वर्मिकुलारिस, टेपवॉर्म के लिए टीनिया सोलियम, ये सब। फिर अगर बहुत ज़्यादा है, अगर हमको ओवा पैरासाइट देखने को मिले तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड ब्लडी डायरिया और एब्डोमिनल पेन, नोशिया, वोमिटिंग, आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, वेट लॉस, हमको ये सब देखने को मिलता है। कुछ हमको प्रोटोजोआ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट और बेलेनिटाइडियसिस इन कोलॉन, ये सब हमको देखने को मिलता है। वॉर्म्स की बात करें तो जो हमें अभी पीछे देखे हैं, एंटेरोबैक्टर, वर्मिकुलारिस, एस्केरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स, एनसाइलोस्टोमा, डुओडेनल, टीनिया सोलियम, ये सब हमको देखने को मिलता है। देन प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स एंड अदर सब्सटेंस, तो ट्रिपल फॉस्फेट फैटी एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट आर फ्रिक्वेंटली सीन इन स्टूल, यानी कि ये सब हमको जनरली कभी कभी देखने को मिलता है। और सम टाइम मीट और वेजिटेबल के फाइबर भी देखने को मिलते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। और हीमेटोडिन क्रिस्टल भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है माइक्रोस्कोप में सेलाइन वेट माउंटिंग एग्जामिनेशन, जिसमें क्या करते हैं, स्टूल को इमल्सिफाइड किया विद नॉर्मल सेलाइन और एक लार्ज ड्रॉप अप्लाई की जाती है ग्लास स्लाइड पे, फिर उसको कवर स्लिप से उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कोई ओवा है या सिस्ट है उसको देखते हैं। फिर है आयोडीन प्रिपरेशन, तो इसमें क्या करते हैं, 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेते हैं, 1 ग्राम आयोडीन और 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड। फिर आयोडीन क्रिस्टल को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, शेक करते हैं और यूज्ड टू स्टेन। अब जो भी हमने आयोडीन ये सब लिए ना, वो क्या कर रहे हैं, ओवा को, सिस्ट को स्टेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अच्छे से देख पाएंगे, उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देख पाएंगे। फिर है हमारे पास बफर्ड मिथाइलिन ब्लू स्टेन, तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के जो न्यूक्लियस है उसको स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। फिर है हमारे पास सीलोफिन टेप टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, पेरी एनल रीजन का एक स्वैब के थ्रू टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे एंटेरोबिशियस वर्मिकुलस के जो ओवा हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा बाय NIH स्वैब फ्रॉम पेरी एनल रीजन। फिर लास्ट में हमारे पास नॉर्मल चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमको WBC ना के बराबर या फिर कुछ देखने को मिलेगी और GIT इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाएंगी। RBC नहीं देखने को मिलती, एपिथेलियल सेल कुछ देखने को मिलते हैं, और अगर GIT इरिटेशन हो जाती है तो उसमें थोड़ा बढ़ जाते हैं नंबर। पैरासाइट, ईस्ट, ये सब हमको कुछ नहीं देखने को मिलता। अनडाइजेस्टिव फूड नेगेटिव टू स्मॉल अमाउंट, थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। मीट, फाइबर और स्टार्च नेगेटिव टू स्मॉल अमाउंट। और क्रिस्टल्स की बात करें तो कुछ क्रिस्टल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, फैटी एसिड, ट्रिपल फॉस्फेट, वो कुछ थोड़े बहुत दिखते हैं। क्रिस्टल ऑफ हेमेटोडिन, ये आफ्टर हेमरेज देखने को मिलता है। और चारकोट क्रिस्टल हमको पैरासाइट इन्फेस्टेशन के बाद देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन एमोबिएसिस।